हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार WCS इंस्ट्रक्टर। आज आपको फर्स्ट ईयर के सभी चैप्टरों से कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेके आया हूँ। तो उसका मैंने ये पार्ट 1 बनाया है। इसमें 25 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये सभी चैप्टरों में से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है सभी, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? ये है फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट है, इकाइयां वाले चैप्टर से लेके ले आया गया है। तो इसमें सबसे पहले है लंबाई, द्रव्यमान और भार। ऑप्शन बी है लंबाई, द्रव्यमान, समय। सी है लेंथ, मास एंड टाइम। और ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। यहां आपको देखना है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए उनमें से इकाइयां कौन सी है, मूलभूत यूनिट्स कौन सी है। फर्स्ट चैप्टर से हम लेके आए तो उसमें कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान और समय के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, अमकेस प्रणाली है और CGS प्रणाली है, उन प्रणालियों में हमने इनके बारे में पढ़ा था, लंबाई के बारे में, द्रव्यमान और समय के बारे में। तो उत्तर ये बनता है। लेकिन आगे भी पढ़ो आप, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान यानी मास, मास मीन्स द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और टाइम मतलब समय, यानी दोनों बन गए। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में। मैंने जानबूझ के दोनों लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए, अगर इंग्लिश का ऑप्शन आए तो भी आप आसानी से उसको कर सकें। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी और सी दोनों ही इसमें सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमकेएस प्रणाली में एम जो अक्षर है वह क्या दर्शाता है? एमकेएस प्रणाली में, एमकेएस प्रणाली में एम क्या दर्शाता है? यानी कि मतलब क्या है, एम जो है वो क्या दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा? ऑप्शन देखिए क्या है, मील, मीटर, मीटर, या फिर माइक्रोन, या फिर मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर। अब इनमें कौन सा है जो एमकेएस प्रणाली में एम से हम क्या दर्शाएंगे? मील, मीटर, माइक्रोन, या तो इसमें क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ओके, तीनों मैंने आपको बता दिया एमकेएस प्रणाली का। तो एम मीन्स क्या हो गया? मीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये थे यूनिट्स वाले चैप्टर से। और कन्वर्जन अगर आ जाए तो उनकी मैंने आपको पहले वीडियो बता रखी है और बना दूंगा मैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप बता देना कमेंट करके मुझे। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन है। 20 बटे में 31 भाग 15 बटे 62 को हल करें। हल करने पे क्या आएंगे? इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और कुछ बच्चे क्या जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से, बड़े आराम से इनको करना होता है, बिल्कुल आसान होते हैं। सी ऑप्शन है 2 से 3 बटे 2, और डी जो है वह 2 से 2 बटे 3। ओके, अब देखिए इस तरह के जब भी सम आए, सबसे पहले आपको क्या इन्हें हल करना है। तो 20 बटे 31, यहाँ क्या है 37 नहीं, सॉरी 31 है, ये भाग है। हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये जो है स्टेटमेंट पलट जाएगी, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाएगी। 31 दूनी 62, पूरा पूरा कट गया। अब ये कट रहा है 5 चौके 20 और 5 तिये 15। इट मीन्स क्या आ गया? 4 दूनी 8 बटे 3 आ गया। 8 बटे 3 इसमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि इसने क्या है, इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो हम भी कर सकते हैं इसको। 3 दूनी 6, कितना बच गया? 8 में से 6 गया, 2 बच गया, नीचे 3 है। तो 2 से 2 बटे 3, जहां भी आपका उत्तर होगा ये है, डी आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 4। नंबर 4 क्या है?
बढ़िया क्वेश्चन है। 17.949 मल्टीप्लाइड बाई 5.2 डिवाइडेड बाई 6.5 को हल करें। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ऑप्शन देखिए क्या है इसके। 13.69। एक पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब भी पॉइंट बोला जाता है, पॉइंट के बाद आप सिंगल में बोलोगे, न कि अब जैसे 13.69 नहीं बोलोगे आप क्या बोलोगे, 13.69। ठीक है, 6-9। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ये बात। 0.89 और डी ऑप्शन है 13.99। एक जैसे ऑप्शन है, बस थोड़ा सा ही पॉइंटों में ही इसका चेंज है। तो हमें सबसे पहले इसको सोल्व करना है। किस तरह से आप सोल्व करोगे उसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको। देखिए ऊपर भी एक पॉइंट के एक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक के बाद। इट मीन्स आप इसको क्या करो, एक दूसरे से कैंसल आउट। इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसल आउट कर दो, हो गया। अब देखिए 13 चौक 52, 13 पंजू 65, सीधा हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। 9 चौके 36, 3 4 चौक 16, 3 19, 1। फिर पॉइंट है, पॉइंट लगाओ। 2 के बाद है ना, पॉइंट लगाओ। एक बचा हुआ है 17 चौक 68 और 1 69। ठीक है, मैंने क्या किया, इस 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी पूरे के साथ। ओके, तो कितना आया 69 पॉइंट, ये 6 है। ठीक है, 69.96 डिवाइड बाई क्या है 5। अब इसको सोल्व कर लो। 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 3 15, 4 बच गए 49, 5 नहीं 45। फिर कितने बच गए, 4 बच गए, फिर 46 बन गए, 5 नहीं 45। यानी कि ये बनेगा इसका, जहां भी ये आ रहा है आपका वह सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह के आसान है, लेकिन थोड़े से ये आपको दिखने में मुश्किल लगेंगे, वैसे आसान होते हैं, इनको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर पे है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ये 0.017 का वर्गमूल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्गमूल क्या है, मुश्किल भी है और इसको आसान कैसे करेंगे हम अभी देखते हैं। 0.001, बी ऑप्शन है 0.13, सी है 0.0001 और डी है 0.000001। ओके, तो इसमें से जब भी ऐसे सवाल आ जाए, मैंने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी हम इनको वर्गमूल हमें निकालना है तो हम भाग विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये है, क्या करेंगे हम, अगर दशमलव नहीं है, मान लो दशमलव नहीं है, तो हम इकाई की तरफ से जोड़े बनाने शुरू करेंगे, यानी उस तरफ से जोड़े बनाने शुरू करेंगे। लेकिन यहां तो क्या हो गया भाई, दशमलव आ गया, तो क्या हम उस तरफ से जोड़े बनाएंगे, बिल्कुल गलत। हम इस तरफ से जोड़े बनाएंगे। अब इसके आगे क्या है, 0 है, कुछ नहीं, तो ये भी बन गया। यानी कि ये जोड़े इस तरफ से बनेंगे। बात समझ में आई है। अब सबसे पहले किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। पॉइंट तो लगा हुआ है पहले ही, तो पॉइंट लगाओ। 1 एकम 1, यहां आगे 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसल आउट हो गया। इन दोनों का तरीका वही है ना, 1 और 1 के आगे 2। अब ऊपर से क्या उतरा, पूरा 70। ठीक है, कितने पे जा रहा है, 2 पे। 1 पे करेंगे तो 21 एकम 21 बनेगा। 2 करेंगे तो यहां भी 2, 22 दूनी 44। 3 करेंगे तो यहां भी 3, 23 3 69। बिल्कुल ये नजदीक लग रहा है। जो 3 यहां लिखा वो यहां वही ऊपर। ठीक है, 23 3 69, कितना बच गया 1। बस इतने में ही अपना आंसर दिख रहा है। यहाँ पे कहां पे है आपको पता लग गया होगा, बी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है। कहने का मतलब ये है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। अगर पॉइंट नहीं दिया है तो आप इकाई की तरफ से उस तरफ से लेके आओ, जोड़े बनाओ, हल करो। अगर पॉइंट दिया तो इस तरफ से लेके हम उधर चलेंगे जोड़े लेके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिखने में मुश्किल था, लेकिन जब आप सोल्व करोगे तो बहुत आसान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अनुपात वाले में से। अनुपात की परिभाषा पूछी है कि अनुपात की परिभाषा बता दो भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है ये 6। अनुपात की परिभाषा क्या है। ओके, रेशो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसमें इसने रेशो का जो परिभाषा है वह पूछी है, रेशो की। तो एक ही तरह की 2 मात्राओं का संबंध, एक ही तरह की 2
मात्राओं का संबंध बी ऑप्शन है भिन्न तरह की दो मात्राओं का संबंध, और सी ऑप्शन देखिए क्या है, दो अनुपातों के बीच समानता। गुड, दो अनुपातों के बीच समानता, या फिर डी ऑप्शन है दो अनुपातों के बीच असमानता। बताओ अब कौन सा इसमें से, आप बताओ। जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसकी परिभाषा इसमें से क्या बनेगी? एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध है, या अलग अलग मात्राओं की दो मात्राओं का संबंध है, या फिर दो अनुपात के बीच समानता है, या फिर दो अनुपातों के बीच असमानता है। तो क्या बनेगा इसका? एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुपात, रेशियो कहते हैं। क्लियर हुई बात? क्या होता है? एक ही तरह की दो मात्राएं जो है उनका हम जब संबंध आपस में बनाएंगे मात्राओं का, तो वही क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। जैसे एक सम मैंने इसी से रिलेटेड ही लिया है, देखिए यहाँ पे, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नंबर 7 है क्या? हाँ जी। क्या है? 4 kg और 800 ग्राम। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। ग्राम में क्या समानता है? आ गई ना बात? अब आप बताओ क्या समानता है। ऑप्शन देखिए, 5:1, 1:5, और सी है, और डी है 8। बताओ क्या रेशियो है? 4 किलोग्राम और 800 ग्राम में क्या समानता? अब वो आपको परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। उसने क्या कहा है उस परिभाषा में? हमने ये पढ़ा है, एक ही तरह की दो। क्या एक ही तरह की है? ये भी वजन को, ये भी मान लो जो किलोग्राम में, ये ग्राम में है, यानी किसी वस्तु का भार है। तो क्या एक ही तरह की समानता है? ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये सही है या गलत है? अभी भी ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स देखिए ना आप, ये किलोग्राम में, ये ग्राम में है, सारा ही फर्क हो गया। तो पहले इसको या तो इसको ग्राम में बनाओ, या इसको किलोग्राम में बनाओ। ओके, तो हम इसको किलोग्राम को ग्राम में बनाते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, यानी 4 में कितने हो गए? 4000। बन गई ना बात? ये आ गया ग्राम। रेशियो 800 ग्राम, बन गई बात, बन गई ना? सबसे पहले ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 0 से 2 0 हो गई ना? 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी क्या बन गया? 5:1। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात? यही चीज है कि दो समान, एक ही तरह की बोली था ना उसने, एक तरह की होगी ना, अलग अलग तरह की में नहीं, विभिन्न प्रकार की में नहीं होगी। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट, नंबर 8। बढ़िया क्वेश्चन है। 40 किलोग्राम का 8% कितना होता है? नंबर 8वां क्वेश्चन है। 40 किलोग्राम का 8% कितना होता है? 2.2 kg, 3.2 kg और 4.2 kg, डी है भाई 5.2 kg। बताओ कितने होता है? 40 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई 8%। अब जब अगर प्रतिशत है, हम प्रतिशत को हटाएंगे, मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे डिवाइड बाई 100, ठीक है? अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई, 4 से, ये 2 से ही कर लो आप, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है? 8 दूनी 16 बटे में 5 आ गया, तो कितना आएगा? 5 तिये 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 3.2 आगे क्या है? केजी। तो कितना आया? 3.2 केजी। ये रहा, ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो ये था 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नंबर 9।
बढ़िया क्वेश्चन है, सभी आसान भी है। दिखने में आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आराम से सोच के करोगे तो आसान है। 52% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलना है, बदल दोगे, आसान है ये तो। ऑप्शन देखिए क्या है, सी ऑप्शन है 13/25 और डी जो है वह है 17/25। ओके, तो 52% को भिन्न में बदलिए। अभी मैंने आपको बताया था अगर प्रतिशत दिया है और प्रतिशत हटाना है यानी भिन्न में बदलना है, अंश बटे हर करना है, तो डिवाइड बाई 100 आ गया ना, क्योंकि प्रतिशत है उसको हटा देंगे। अब देखिए ये कट रहा है 4 से 13 चौके 52, 4 से 25 चौक 100, पहाड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 13 बटे कितना आ गया ये 25, जहां भी आपका सही उत्तर है 4 से कटे सीधा आ गया आंसर। भिन्न में बदल दिया ना, 13/25, 13 अंश हो गया और 25 जो है हर हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। 10 नंबर, यदि BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, इसी तरह AC 9 सेंटीमीटर है, तो ए और बी ज्ञात करनी, क्या ए बी ज्ञात करें। एक चित्र भी दे रखा है। अब सबसे पहले तो मैं आपको चित्र ही बताऊंगा, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है इसकी, ठीक है। बी और सी दिया हुआ है, बी और सी 15 सेंटीमीटर और ए और सी 9 सेंटीमीटर। हमें ये ज्ञात करनी है कितनी है। इसके ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इसने 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, डी है 11 सेंटीमीटर। तो कितनी आएगी आपके हिसाब से, क्या आनी चाहिए आप बताइए। तो दिखने में बिल्कुल ये क्या बन गई, एक समकोण त्रिभुज बन गई ना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जिसमें क्या होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। 15 15 कितना हो गया 225, माइनस में ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -9 81, ठीक है। ए बी का स्क्वायर, जब इसको घटाएंगे 5 में से 4 गया, ए गया 4, 22 में से 8 गए 14, ठीक है। ए बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसको इधर हटा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया √, यानी ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया √144। ओके, तो इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका 12, वर्गमूल 144 बराबर कितना आ गया 12, 12 बाई 144, तो 12 सेंटीमीटर जहां भी है वह इसका सही उत्तर होगा। ओके, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 11, इनमें से अ धातु कौन सी है, अ धातु कौन सी है। पारा, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लगभग आता है भाई, ध्यान से देखना इसको। ग्रेफाइट, पीतल और डी है लोहा, ठीक है। इनमें से अ धातु कौन सी है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे सीधे जाएंगे पारा, क्योंकि ये लिक्विड में लगभग पाया जाता है, तो कहेंगे भी हाँ ये है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पारा एक धातु है और पीतल भी है, लोहा भी है, तो रह क्या गई ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अ धातु है, ये ध्यान रखना, पारा धातु में आती है। कुछ स्टूडेंट सीधा पारा पे जाएंगे भाई ये तो लिक्विड टाइप में पाया जाता है तो ये मिलेगा और तो क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इंग्लिश में अगर आ जाए तो इसको क्या कहते हैं आयरन, और ये क्या होता है ब्रास, ठीक है। पीतल क्या होता है ब्रास, ठीक है। और ग्रेफाइट मीन्स ग्रेफाइट ही हो गया। और पारा को क्या कहते हैं मरकरी, यही होते होंगे, आप देख लेना है, ठीक है ना। तो पारा क्या होता है मरकरी, ग्रेफाइट, और पीतल ब्रास और लोहा, ठीक है आयरन।
इनमें से अ धातु पूछिए तो क्या आएगी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वह एक अ धातु है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ धातु मतलब नॉन मेटल। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? ब्रिटल, जिसमें जो ब्रिटल हो जाए जल्दी, ठीक है ना। भंगुर धातु कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है आप देख के बताना। कच्चा लोहा, जिसको हम क्या कहते हैं, कास्ट आयरन, है ना, कास्ट आयरन ही होता है। दूसरा है इस्पात होगा, हाँ इस्पात, जिसको क्या कहते हैं, स्टील। वेरी गुड। सी ऑप्शन है नरम इस्पात। नरम इस्पात को क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील। और डी ऑप्शन है मिश्र धातु इस्पात। मिश्र धातु इस्पात, इसको हम क्या कहेंगे, एलॉय स्टील। मिश्र धातु क्या होती है, एलॉय होती है ना, स्टील। तो बताइए इनमें से भंगुर कौन सी हो जाती है, आपका दिमाग क्या कहता है? तो इनमें से जो भंगुर होगी वो कच्चा लोहा जल्दी भंगुर हो जाता है, बाकी की नहीं होगी। ठीक है, तो ये था 12 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम कास्ट आयरन भी कहते हैं, कच्चे लोहे को। नंबर 13, पीतल में कौन सी मिश्र धातु बहुत इंपॉर्टेंट है भाई? पीतल यानी ब्रास, है ना। ब्रास में कौन सी मिश्र धातु होती है? कौन सी मिश्र धातु है? मिश्र धातु होती है। और एक तो पीतल होती है, क्या होता है, कांसा, ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं, इसको ब्रास कहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, बच्चे गलत कर देते हैं काफी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे सही करना है। देखिए ऑप्शन, देखिए पहला है तांबा प्लस एल्यूमिनियम, तांबा और एल्यूमिनियम। और दूसरा है एल्यूमिनियम, तांबा प्लस सीसा। सीसा को क्या कहते हैं, लेड। ठीक है, और सी है तांबा प्लस जिंक, जस्ता, सॉरी जस्ता कर दो, जिंक यानी जस्ता, और जिंक कर दो, जस्ता कर दो, एक ही बात है। हिंदी में भी लिखा है मैंने, इसलिए जस्ता लिख दिया। तांबा प्लस टिन। ठीक है, तो तांबा यानी कॉपर, सब में कॉपर कॉपर दिया हुआ है, प्लस में यहाँ एल्यूमिनियम, यहाँ लेड यानी सीसा, यहाँ जिंक यानी जस्ता, और यहाँ टिन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा? पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक होता है। तांबा प्लस जिंक यानी कॉपर जिंक जस्ता से जो मिलकर मिश्र धातु बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, पीतल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कमेंट में मुझे बताना। ये मैंने बात की है ब्रास की, आप ब्रॉन्ज की बताना, जो कांसा होता है ना उसमें क्या होता है, आपको याद भी हो जाएगा दोनों। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना जो वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितने प्रतिशत होता है? निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितने प्रतिशत होता है, सॉरी होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जो लो कार्बन स्टील जो होता है उसमें कितने परसेंट, हाउ मेनी परसेंट कार्बन, ठीक है, तो कितने प्रतिशत कार्बन होता है हमें वो बताना है। 0.15% टू 0.25%, बी है 0.25% टू 0.50%, और सी है 0.50% टू 1.5%, और डी है 0.02, ये पॉइंट है सॉरी 0.0% टू 0.003%।
ठीक है। तो लो कार्बन स्टील में कार्बन की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? 0.15% टू 0.25%। ओके, अब इनमें से ये तो बात कर रहे हैं लो कार्बन स्टील की। अब अगर ये पूछ ले कि मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन की कितने प्रतिशत मात्रा होती है, ये तो हो गई लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा, सॉरी में ये कार्बन की मात्रा है, ये सारी जितनी भी ये कार्बन की मात्रा है लो कार्बन स्टील में। और अगर ये मध्यम कार्बन स्टील की पूछ ले, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, वह होती है ये वाली 0.25% टू 0.50%। किसमें होती है? मध्यम में। और हाई कार्बन स्टील जो उच्च होता है, उच्च कार्बन स्टील, हाई या उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो पूछ ले कितनी होती है? 0.50% टू 1.5%। तो एक ही समय में मैंने तीनों आपको आंसर बता दिए हैं। क्या है, दोबारा समझिए इनको। जो लो कार्बन स्टील होता है उसमें कार्बन की मात्रा पूछे तो ये, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा पूछे तो ये, और हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा पूछे तो ये। ओके, तो ये तीनों आप अच्छी तरह से याद कर लेना। एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब देखिए नंबर 15 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन क्या है? ये आता है भी जो पिछला 14 नंबर था, एक जरूर आएगा इसमें से, ध्यान रखना आप। अब है 15, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। 15 नंबर है, किसी, बढ़िया प्रश्न है ये भी, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करें यदि पदार्थ के घनत्व क्या होगा, यदि पदार्थ का हवा में भार, पदार्थ की जो टुकड़ा है उसका हवा में भार 150 ग्राम, सॉरी ग्राम है, ग्राम, तथा पानी में 125 ग्राम है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए क्या है, 10, 15, 8 और डी है 6। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करें यदि पदार्थ के टुकड़े का हवा में भार 150 ग्राम, पानी में 125 ग्राम हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हवा में भार, यानी W1 कितना हो गया? 150 ग्राम। ओके, और इसी तरह W2 कितना हो गया? 125 ग्राम पानी में भार। ये हवा में भार, ये पानी में भार। और आपेक्षिक घनत्व जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला होता है क्या होता है? W1 डिवाइड बाई W1 माइनस W2। यहाँ पे W1 माइनस W2 क्या है? भार में कमी, कितनी कमी आई, ठीक है ना। तो W1 कितना है? 150 के आगे क्या है? ग्राम। वेरी गुड। W1 में से 150 ग्राम में से 125 ग्राम गया, कितना बच गया? 25 ग्राम। 150 में से 125 के कितने बच गए? W1 माइनस W2, W1 माइनस W2, ठीक है ना। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 25 छिके 150, 6 आ गया। तो जहां भी आपका 6 है वह आपका सही उत्तर है। ओके, तो इस तरह से आप ये अपेक्षित घनत्व आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भार, द्रव्यमान और जो घनत्व वाला चैप्टर है उसमें से ये आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, और खास बात ये है, अगर पूछ ले कि आपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है, तो अभी जस्ट आपने देखा कि आपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ग्राम से ग्राम वो कैंसिल हो गया था। ऊपर और नीचे दोनों जो है सेम इकाइयां होती है जो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है। तो इट मीन्स जो आपेक्षित घनत्व है, विशिष्ट घनत्व जिसको बोलते हैं, उसकी कोई भी इकाई नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक डेंसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अपेक्षित घनत्व क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डेंसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है नंबर 16, उस वस्तु का वेग क्या होगा?
वेग क्या होगा, उस वस्तु का वेग क्या होगा जो 21 सेकंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, जो 21 सेकंड में 21 सेकंड में एक ही दिशा में या एक ही रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 6 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड, सी है 0.8 मीटर प्रति सेकंड और डी है 0.08 मीटर प्रति सेकंड। हमें एक वस्तु का वेग, वेग यानी वेलोसिटी, ठीक है, वेग यानी वेलोसिटी मतलब क्या आएगा, दूरी बटे समय। तो यहाँ दूरी कितनी तय की है 168 मीटर और समय कितना लग गया है 21 सेकेंड। ये कितने पे कट गया 8 पे, 21 8 जा 168। ठीक है, तो कितना आ गया 8 आगे मीटर और डिवाइड है यानी प्रति क्या है 1 सेकेंड। ठीक है, तो 8 मीटर प्रति जो सेकेंड आएगा वह आपका सही उत्तर होगा। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूरी और चाल और वेग जो वाला चैप्टर है, दूरी वेग वाला, उसमें से है। नंबर 17 है वेग की इकाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेग की इकाई बताएं। अभी आपने देखी भी होगी वेग की इकाई क्या है, तो ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, बी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी है मीटर प्रति मिनट और डी है मीटर प्रति हावर। अभी आपने जस्ट पिछले जो 16 नंबर सम था उसमें हमने निकाला भी है कि वेग को हमने किस में निकाला, मीटर प्रति सेकंड में। तो वेग की इकाई क्या हो गई मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के त्वरण की इकाई। इस बार इसने 18 में त्वरण की इकाई पूछी है। यहाँ 18 कर दो, इसको अब साफ कर दो क्योंकि त्वरण की अलग होगी। त्वरण की इकाई ऑप्शन यही है। अब बताओ क्या होगा, त्वरण की इकाई क्या होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना, ये हो गई वेग की, ये हो गई त्वरण की। बस, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ओके, तो ये ध्यान रखना आप, मीटर प्रति सेकंड वेग होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण होती है, दोनों में से एक जरूर आएगा। तो आप अच्छी तरह से इसको देख लेना। आगे है नंबर 19, बढ़िया क्वेश्चन है। एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी यदि 20 सेकंड में वह 120 मीटर के रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरती है, प्लेटफॉर्म से गुजरती है। ठीक है, से गुजरती है। तो ऑप्शन देखिए इसका, 30 किलोमीटर प्रति आवर, 36 किलोमीटर प्रति आवर, 38 किलोमीटर प्रति आवर और 40 किलोमीटर प्रति आवर। बढ़िया क्वेश्चन है, पहले समझिए इसको आसानी से अच्छी तरह से। एक 80 मीटर लंबी ट्रेन है, हमें उसकी गति बतानी है यदि वह 20 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। तो ध्यान से देखिए, जो रेल की लंबाई है वह है 80 मीटर और प्लेटफॉर्म की है 120 मीटर, यानी ये है प्लेटफॉर्म। यहां पे सबसे पहले ये है ट्रेन, यहां पे जब आएगी ट्रेन तो यहीं से लंबाई शुरू हो गई ना, ये यहां से क्रॉस जाती जाती यहां तक भी जाएगी। यहाँ ट्रेन का जो आगे वाला भाग होगा तो यहाँ ट्रेन का पीछे वाला भाग होगा, यानी पूरा ये जुड़ेगा। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल हमें देखनी है कितनी हुई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो गई 200 मीटर हो गई ना, यानी कुल लंबाई कितनी हो गई 200 मीटर हो गई, जिसमें रेल की भी है और प्लेटफॉर्म दोनों की है। 200 मीटर की दूरी तय करने में उसको लगता है 20 सेकंड।
कितना लगता है, 200 मीटर की दूरी तय करने में लगता है 20 सेकंड। क्लियर? यानी 1 सेकंड में उसकी कितनी दूरी तय हुई, 1 सेकंड की उसमें हुई 200 भाग 20, है ना, ठीक है, 200 भाग 20 हो गई। और 1 घंटे की पूछ रहा है हमें, इसको क्या किलोमीटर प्रति आवर में ना, आवर में दिया हुआ ना, यहाँ पे देखो आवर में है, यानी 1 घंटे की पूछिए, 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, यहाँ सॉरी 20 सेकंड लिखो, 20 सेकंड में दूरी तय की कितनी, 200 मीटर, ठीक है। 1 सेकंड में 200 भाग 20, और 3600 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 200 गुणा में 3600 डिवाइड बाई 20। 20 से ये कट गया कितने पे, 10 पे, कितना आ गया, 36,000 आ गया, आ गया ना, 36,000 मीटर प्रति हावर आ गया अब, क्योंकि हमने 3600 सेकंड की निकाली है। क्लियर हुई ना बात? तो यहाँ पे किसकी आ गई है, हावर आ गया। अब देखिए मीटर, इसको हम किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में दिया हुआ, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो डिवाइड बाई 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, क्या बच गया, 36 किलोमीटर प्रति आवर, यानी इसका आंसर आएगा 36 किलोमीटर प्रति आवर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो रेल की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दोनों को ऐड कर लो, कुल लंबाई जितनी बनती है वह 20 सेकंड में तय होती है। अब आपके पास दोनों चीज दी हुई है, तो 1 सेकंड में कितनी है, और हमें 1 घंटे के हिसाब से निकालिए, यहाँ पे घंटा दिया हुआ ना, हम देख लेंगे, तो घंटे के हिसाब से 1 घंटे में 3600 सेकंड होगी, 3600 सेकंड में कितना टाइम लगे, कितनी दूरी तय की, इतनी दूरी तय की, वो मीटर में आई, उसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाई 1000 करके, बस आंसर आ गया। तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। इस तरह के सम आते हैं। नंबर 20, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 103 अर्ग, और बी है 105 अर्ग, और सी है 107 अर्ग, और डी है 109 अर्ग, ठीक है। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 107 अर्ग होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, 21। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, हमें ये बताना है कितने न्यूटन होते हैं। देखिए कितने होते हैं, 981 न्यूटन, 98.1 न्यूटन, 9.81 न्यूटन, या फिर 0.981 न्यूटन। तो आप सभी को भी पता है 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, 9.81 न्यूटन। ओके, अब है 22 नंबर, मीट्रिक सिस्टम में 1 एचपी कितने वाट्स का होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मीट्रिक प्रणाली में या सिस्टम में, मीट्रिक प्रणाली या सिस्टम में, सिस्टम भी लिख सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक ही बात है। मीट्रिक प्रणाली या सिस्टम में 1 एचपी कितने वाट के बराबर होती है, कितने वाट के बराबर होती है, देखिए ऑप्शन है 725 वाट, 735 वाट, सॉरी 735.5 करो ये, सी है 746 वाट, और डी है 756 वाट। एक्चुअल में जो एमकेएस मीट्रिक प्रणाली में 1 एचपी जो होता है वह कितना होता है, 735.5 वाट, या फिर ये नजदीक लग जाता है ना तो इसको क्या 736 वाट भी बोल देते हैं, कोई इशू नहीं है, या तो 735 वाट या 36 वाट की बात है। पॉइंट रियल जो एग्जैक्ट वैल्यू 735.5 वाट होती है, ठीक है। तो ये है मीट्रिक प्रणाली में।
अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, इसी से रिलेटेड है। एक आपने सुना होगा ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली जो सिस्टम है उसमें अलग होता है, उसमें 735.5 वाट न रह के यह कितना हो जाता है 740 वाट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है मीट्रिक प्रणाली, ये है ब्रिटिश प्रणाली। बस इनमें से एक क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान से इसको अच्छी तरह से देख लेना, याद कर लेना कि मीट्रिक प्रणाली की वैल्यू ये है 1 HP में वाट की, और ब्रिटिश में ये है 740 वाट की। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन हो गए हैं। 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। ऊर्जा का सूत्र है mgh, b है 2 mgh, c है 1/2 mgh, और d है 1/2 mv²। तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फार्मूला क्या होता है mgh, और इनमें से बाकी ये नहीं है, ये जो है हाफ mv², ये किसका होता है गतिज ऊर्जा का होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका होता है गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो ये फार्मूले दोनों याद कर लेना। आ जाते हैं इनमें से भी, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, एक 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट, एक 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट जो 500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, स्पीड से चलती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा किलोग्राम मीटर में ज्ञात करें। तो उसकी गतिज ऊर्जा किलोग्राम मीटर में ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए 620, 630, 628 और डी है 625। तो गतिज ऊर्जा की अगर बात हो रही है, फार्मूला क्या हो गया हाफ mv²। हाफ न्यूमेरिक वैल्यू है m यानी मास, द्रव्यमान कितना हो गया 5 ग्राम, गुणा में v क्या हो गई इसकी वेलोसिटी, जो यहाँ स्पीड हो गई यहाँ पे 500 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब आप देखिए कि v का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 1/2 गुणा में 5 गुणा में स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, एक बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम कितनी बार लिखेंगे इसको 2 बार लिखेंगे। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे देखो कोई कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 25 पंजा 125, 125 पंजा 625 आ गए। ठीक है, 625 तो ये हो गया 25 पंजा 125 पंजा 625 और 3 0। यहाँ पे क्या है ग्राम हो गया, कन्वर्ट किस में करना है किलोग्राम में। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 3 से डिवाइड हो गया, कितना बचा 625। 625 इसका ये आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे जो एमसी क्वेश्चन थे, लगभग सभी चैप्टरों से लिए मैंने। इसका पार्ट ए भी बना दिया, पार्ट बी जल्दी लेके आऊँगा, और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। मैंने मॉडल टेस्ट बनाए हैं, सभी वीडियो जो मैथ की सभी जो चैप्टर हैं उन सब चैप्टरों को अच्छी तरह से मैंने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सभी चैप्टर अलग अलग तरीके से समझाए, उनकी न्यूमेरिक वीडियो अलग है, उनकी थ्योरी वीडियो अलग है। इसी तरह जब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उनकी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की वीडियो भी अलग है। ये सभी मैंने तैयार कर रखे हैं सभी चैप्टरों की, चाहे वो फर्स्ट ईयर चाहे वो सेकेंड ईयर, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर पढ़ो, सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर। इसी तरह मैंने मॉडल टेस्ट भी बनाए हैं,
और ये कंटिन्यू भी और बाकी मेरे चल रहे हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।